एक बार एक व्यक्ति रेड लाइट एरिया में जाता है। रेड लाइट एरिया के कोठे में जाता है। वहां जाने के बाद वो कोठे का दरवाजा खोलता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने 20 अलग अलग महिलाएं खड़ी होती हैं, जो देखने में बेहद सुंदर होती हैं। उन 20 अलग अलग महिलाओं में से किसी एक महिला का उसको चयन करना था। वो सभी महिलाओं को बारी बारी से देखता है। जैसे ही उसकी नज़र एक महिला पर पड़ती है, उस महिला की नज़र उसको देखकर झुक जाती है। उस महिला को देखने के बाद उसको लग रहा था कि कहीं इस महिला को मैंने देखा है। जानी पहचानी वो महिला लग रही थी, लेकिन उसका जो लिबास था, उसका जो कपड़ा था, ऐसा था कि शायद उस व्यक्ति ने कभी वैसे कपड़े को देखा नहीं होता है, इसीलिए नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन वो व्यक्ति उसी महिला का चयन करता है, चुनाव करता है, सेलेक्ट करता है। अब वो व्यक्ति उस महिला को लेकर उसी कोठे के एक कमरे के अंदर जाता है। जाने के बाद बातचीत करता है, तो उसको पता चलता है कि जिस महिला को वो कोठे के कमरे में लेकर आया हुआ है, वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसी की धर्मपत्नी होती है। जब उसको ये बात पता चलती है, तो उसको उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार करें तो क्या करें। वो सोचता है कि ये कैसे आई, यहाँ पर किसने स्कूल आया। उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। वो उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे उसको उस सवालों का जवाब मिल जाता है, तो वो कुछ ऐसा करता है जिसको सुनने के बाद शायद आपका भी मन करेगा कि इसको सैल्यूट करें। और जब वो उन सवालों के जवाब जान लेता है, तो कुछ ऐसा कदम उठाता है, उन कदमों को सुनने के बाद शायद आप भी उसको सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी महिला की छोटी से छोटी गलती हो, जाने में हो या अनजाने में हो, उसकी गलतियों को माफ नहीं किया जाता, बल्कि पुरुष की हर एक तमाम गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मगर वो जो पुरुष होता है, जो व्यक्ति होता है, वो उस महिला की तमाम उन गलतियों को नजरअंदाज कर देता है, माफ कर देता है, और वो ऐसा कदम उठाता है कि वाकई सैल्यूट करने वाला वो कदम होता है। नमस्कार, मैं विपिन। स्वागत है आप सभी का डेली खबरें विद विपिन में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश के बेंगलुरु की। दरअसल बेंगलुरु में एक साहिल नाम का व्यक्ति होता है, जो कि वहीं के एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। अचानक से उसको कंपनी से एक ऑफर आता है और कहा जाता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए मुंबई आना है एक असाइनमेंट के लिए। अभी जो साहिल होता है, साहिल के भी शादी हुए 2-3 दिन ही हुए होते हैं। वो अपने पत्नी को छोड़कर जाना नहीं चाहता है, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी का मामला था, बड़ा मामला था, आखिरकार उसे जाना पड़ता है। वहां पहुंचता है, 1-2 हफ्ते तक काम करता है। 1-2 हफ्ते तक काम करने के बाद वो अपने पत्नी से बातचीत करने के लिए फोन करता है और उससे हाल चाल लेता है और कहता है कि क्या तुम मुंबई घूमने आना चाहोगी। जैसी पत्नी उसकी ये बात सुनती है, सुनते ही वो खुश हो जाती है, खिलखिला उठती है, कहती है ये तो मेरा बचपन का सपना था। मैं बचपन से ही चाह रही थी कि मुंबई जाऊं और घूम कर आऊं। अभी तक तो मैं मुंबई को फिल्मों में ही देखी हूं। जब ये अपने पत्नी से इस तरह की बातें सुनता है, कहता है कि तुम परेशान न हो, मैं तुम्हारा टिकट बुक करा दिया हूं 7 अक्टूबर 2011 की। फला स्टेशन से फला ट्रेन है, तुम उस ट्रेन में बैठ जाना और सीधा मुंबई आ जाना। मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करूंगा। इसके बाद वो इस बात को सुनती है। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है। जब वो दिन आता है, वो पूरी तैयारी कर लेती है। पूरी तैयारी के साथ फला डेट पे वो बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन में पहुंच जाती है और जिस बर्थ में उसका रिजर्वेशन होता है, उसी बर्थ में जाकर बैठ जाती है। जैसे ही वो ट्रेन में बैठती है, बैठने के बाद सबसे पहले वो अपने सास और ससुर को फोन लगाती है। कहती है कि मम्मी पापा, मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और करीब 1000 किलोमीटर की यहाँ से दूरी है, 16 से 17 घंटे लगेंगे, मैं साहिल के पास पहुंच जाऊंगी। इतना कह के वो फोन रख देती है। इसके बाद दूसरा फोन करती है अपने पति को, कहती है कि जी मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और कुछ ही देर में मैं आपके पास पहुंच जाऊंगी, आप परेशान मत होना। उसका पति कहता है कि परेशान तुम मत होना, मैं नहीं होऊंगा, तुम परेशान मत होना। तुम किसी से बातचीत ज्यादा ना करना, इधर उधर मत घूमना, सामान छोड़ के मत जाना, अपने बर्थ पे ही बैठे रहना। और साथ ही उसको कहता है कि किसी की भी कोई ऐसी वैसी चीजें मत खाना। इतना कहता है। कहने के बाद कहता है कि मैं तुम्हें लेने स्टेशन पे आ जाऊंगा, तुम परेशान बिल्कुल मत होना। इतना कहने के बाद फोन कट कर देता है। अब वो ट्रेन चलती है। अब जिस बर्थ में, जिस ट्रेन में वो बैठी होती है, उसी बर्थ के ठीक सामने दो व्यक्ति बैठे होते हैं, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अनजान होते हैं। धीरे धीरे जैसे सफर चलता है, आगे की ओर बढ़ता है, वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे से अपना परिचय करने लगते हैं। पूछते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं और
किस काम से जा रहा है, ऐसे अपना परिचय बनाते रहते हैं। तभी उस जो लड़की होती है, जो महिला होती है, वो इधर उधर ट्रेन में और जो खिड़की से बाहर झांक रही थी, देख रही थी, काफी खुश हो रही थी नज़ारा को देख करके। वो उसमें से एक व्यक्ति कहता है कि लगता है बहन जी आप पहली बार मुंबई जा रही हैं ट्रेन से, जिसका नाम तानिया होता है। तानिया कहती है कि मुंबई में पहली बार जा रही हूँ, लेकिन मैं ट्रेन में इससे पहले भी कई बार सफर कर चुकी हूँ। फिर जैसी ये बात वो दोनों व्यक्ति सुनते हैं, वो कहते हैं कि बहन जी आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं, कोई भी परेशानी दिक्कत होगी तो हमसे कहिएगा, हम लोग भी मुंबई ही जा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे सफर चलता रहता है और चलते चलते आदत धीरे धीरे वो दोनों कुछ सामान खरीदते हैं। सामान खरीदने के बाद वो कहते हैं तानिया से कि बहन जी क्या आप कुछ खाना चाहेंगी। तानिया सीधे मना कर देती है, कहती है कि जी नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, आप लोग खा लीजिए। इसके बाद धीरे धीरे सफर चल रहा होता है। धीरे धीरे वो दोनों व्यक्ति की तो जान पहचान हो गई होती है। अब जाहिर सी बात है 16-17 घंटे के सफर में एक दूसरे से दोस्ती हो जाएगी, जान पहचान हो जाएगी। धीरे धीरे बातचीत करते करते उन दोनों की दोस्ती रहती है, साथ में वो तानिया से भी अपनी जान पहचान बढ़ा लेते हैं। इसके बाद तानिया अपने घर से जो सामान पैक करके लेके आई थी खाने पीने का, वो निकालती है और खा पी रही थी। अचानक उसके सामान पे उन दोनों व्यक्तियों को नजर पड़ जाती है। जैसी तानिया देखती है, उसकी मजबूरी बन जाती है। वो कहती है कि भाई साहब अगर आप लोगों का भी कुछ मन कर रहा हो तो आप इसमें से सामान लेके खा सकते हैं। जैसे वो दोनों ये बात सुनते हैं, उसमें से सामान लेके खाने लगते हैं। उसके कुछ देर बाद वो दोनों भी कुछ सामान और देते हैं, तानिया की तरफ बढ़ाते हैं हाथ, कहते हैं बहन जी आप भी कुछ लेना चाहेंगी। तानिया फिर दोबारा मना कर देती है। इसके बाद दिन निकलता है। करीब 150 किलोमीटर की दूरी मुंबई की बच गई होती है। तानिया अपने पति को फोन लगाती है, कहती है कि जी मैं आपसे मात्र अब 150 किलोमीटर की दूरी रह गई है, मैं कुछ देर में ही आपके पास पहुंच जाऊंगी, आप परेशान मत होना। वो कहता है उसका पति कि ऐसा है कि मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन पे लेने आ जाऊंगा, तुम घबराना मत, इत्मीनान से उतर जाना। इतना कहने के बाद वो फोन कट कर देती है। फिर जो दो व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कि बहन जी आप चाय पियेंगी। तानिया कहती है कि नहीं भाई साहब मैं चाय नहीं पीती हूँ, आप दोनों पी लीजिए। इसके बाद वो दोनों जाते हैं, 2 चाय लेते हैं, 2 चाय के साथ एक और चाय लेते हैं, यानी तीसरा चाय भी लेते हैं। वो आते हैं, अपने भी पीते हैं, साथ में तानिया को भी चाय देते हैं। तानिया भी चाय पी लेती है। अब जैसे धीरे धीरे सफर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तभी तानिया अचानक बेहोशी की हालत में होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। करीब 1.5-2 घंटे बीतने के बाद जब उस होश में आती है तो देखती है कि ना तो वो ट्रेन में बैठी होती है, ना ही किसी ट्रेन के बर्थ में बैठी होती है। देखती है कि एक कार में बैठी है, जो कार काफी तेजी से चल रही होती है। जैसे जैसे वो अपनी आंखें खोलती है तो उन्हीं 2 व्यक्ति को उस कार में देखती है और एक तीसरा व्यक्ति भी होता है जो कार चला रहा होता है। तानिया आंखें खोलती है, उनसे पूछती है कि तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मैं ये कहाँ आ गई हूँ। वो दोनों उसको जोर से थप्पड़ मारते हैं, कहते हैं कि चुप रहो, ज्यादा कुछ पूछने की कोशिश मत करो, ज्यादा शोर करोगी तो और मार पड़ेगी। अब तानिया चुपचाप बैठी होती है। कार तेजी से चल रही होती है। चलते चलते कार एक ऐसी जगह रुकती है जो कि एक मुंबई का रेड लाइट एरिया होता है। कार उस कोठे पे जाकर रुकती है। वो दोनों व्यक्ति वहां जाते हैं, कुछ महिलाएं बैठी होती हैं। उन महिलाओं से बार्गेनिंग हो रही थी इन दोनों को बेचने की। इन दोनों के बेचने की बात हो जाती है, तय हो जाती है। 45,000 में ये सौदा बुक हो जाता है। वो दोनों 45,000 रुपये उस महिला का सौदा जो बुक करते हैं, 45,000 रुपये लेकर के वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। इसके बाद वहां पे और तमाम लड़कियां थी। वो उन लड़कियों को देखती है। उन लड़कियों को देखने से ऐसा लग रहा था वो ऐसे पहनावा पहनी हुई थी कि वो पहनावा देखने के बाद कोई भी पुरुष उत्तेजित हो जाएगा। अब वो उस महिला को यानी कि तानिया को वहां पे जो महिलाएं होती हैं लेके कमरे में लेकर जाती हैं, उसको मारती हैं, पीटती हैं, बहुत प्रताड़ित करती हैं। तानिया उनसे भीख मांगती है, रहम की भीख मांगती है, कहती है कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन उसकी एक भी बात को सुना नहीं जाता है। चिल्लाने की आवाज सुनकर उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसे खाना पीना भी नहीं दिया जाता है। जब देखते हैं कि ज्यादा चिल्ला रही होती है तो उसको एक कुर्सी से बांध दिया जाता है और साथ ही उसके मुंह में कपड़े को डाल दिया जाता है ताकि ये शोर न मचा सके। अब 7 अक्टूबर को तानिया बेंगलुरु से मुंबई के लिए चली थी। अब 7 अक्टूबर के बाद 8 अक्टूबर आता है, 9 अक्टूबर आता है, यानी कि धीरे धीरे एक एक दिन गुजरने लगता है। धीरे धीरे 15 दिन हो जाता है। उधर उसका पति रेलवे स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। बहुत देर इंतजार करने के बाद उसके पत्नी का पता नहीं चल पाता है। वो परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद अपने पत्नी को फोन करता है। जब फोन करता है तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। स्विच ऑफ बताने के दौरान वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। परेशान हो गया, अपने माँ बाप को फोन करता है, उनसे बातचीत करता है। फिर स्टेशन के जीआरपी के पास जाता है, उनसे संपर्क करता है। इसके बाद
इस पुलिस थाने पे जाता है और जाके अपने पत्नी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। वो अपने पत्नी को तलाशने की तमाम कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मिलती है। इसके बाद वो सीधा बेंगलुरु स्टेशन पे जाता है। वहाँ जाकर वहाँ का सीसीटीवी चेक कराता है, तो देखता है कि वाकई उसकी पत्नी बेंगलुरु स्टेशन पे आई है और उस ट्रेन में बैठी है। लेकिन वो गई तो गई कहाँ? वो काफ़ी परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। उधर उसकी पत्नी को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था और खाना भी नहीं दिया जा रहा था। यानी उसके पत्नी के साथ इतनी हैवानियत हो रही थी कि शायद उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। धीरे-धीरे दिन गुजरने लगता है। 16वें दिन उस कोठे की जो मालकिन होती है, सुनीता पुजारी, वो उस कमरे में जाती है और उससे कहती है कि बहुत तुम्हारे नाटक हो गए, तूने बहुत जिद कर लिया। अगर तुम ग्राहक के लिए आज तैयार नहीं होगी तो तुम्हारा वो हश्र होगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। लड़कियों, इसको समझा दो। जो लड़कियां पहले से ही उस कोठे पे काम कर रही थी, उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। इधर उसके पत्नी को काफ़ी मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, उसके साथ हैवानियत की जा रही थी, उसको खाना भी नहीं दिया जा रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ कभी ऐसा भी हो सकता है। उसने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। 16वें दिन जो कोठे की मालकिन होती है, जिसका नाम सुनीता पुजारी होता है, वो उस कमरे में जाती है और जाकर उससे, तानिया से कहती है कि तुम अब मान जाओ, तुम्हारे बहुत सारे नाटक हो गए हैं। अगर आज तुम ग्राहक के लिए तैयार नहीं हुई तो तुम्हारा वो हश्र किया जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लड़कियों, इसको समझा दो। जो लड़कियां वहाँ पहले से ही काम कर रही थी, उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। जो लड़कियां होती हैं वो उससे कहती हैं कि तानिया, अब तुम मान जाओ, इस जगह से तुम अब निकल नहीं सकती, यहाँ तुम्हारी कोई मदद करने वाला अब नहीं आएगा। इस यहाँ से जाने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, अब तुम मान जाओ। तानिया आखिरकार टूट जाती है और 16वें दिन वो ग्राहक के लिए उसी वेशभूषे में तैयार हो जाती है। ऐसे वेशभूषे में जिसको देखकर किसी भी पुरुष को आकर्षित कर सकती है, कोई भी पुरुष उसको देखकर उत्तेजित हो सकता है। इसके बाद वो ग्राहक के लिए तैयार होकर कोठे पे बैठ जाती है। अब उन 20-22 लड़कियों में से आज जो दिन होता है वो तानिया होता है, क्योंकि जो ग्राहक होता है उसने तानिया को ही चुना होता है। इसके बाद तानिया को लेकर वो ग्राहक उस कोठे के एक कमरे में जाता है, कमरे को अंदर से बंद करता है। जैसे ही कमरे में जाता है, तानिया रोने लगती है, उसके आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो उस व्यक्ति के पैर पकड़कर रोने लगती है। वो इतना जोर से तो नहीं रो रही थी, लेकिन ऐसे रोती है कि उसकी आवाज़ उस कोठे से, उस कमरे से बाहर नहीं आ रही थी। वो उस व्यक्ति से कहती है, वो बताती है कि भाई साहब, मैं यहाँ आकर फंस गई हूँ। मैं यहाँ की बेंगलुरु स्टेशन से चली थी मुंबई घूमने के लिए। मेरे पति जो हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उनका नाम साहिल है। मुझे इस तरह से नशीला पदार्थ पिलाकर मुझे यहाँ लाकर बेच दिया गया है। हालांकि कोठे पर जो व्यक्ति आता है वो शरीफ तो नहीं हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति था वो अपने इंसानियत का परिचय देते हुए उस तानिया से कहता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। जब मदद की बात आती है तो तानिया कहती है कि मुझे बस मेरे पति से बात करा दीजिए। उधर उसका पति साहिल सोच रहा होता है कि जब वो बेंगलुरु से चलती है तो फ़ोन करती है, जब कुछ दूर बाकी रहता है तो फ़ोन करती है, क्या कर रही है, क्या नज़ारा दिख रहा है, तब फ़ोन करती है। लेकिन इधर पिछले कई दिनों से उसका फ़ोन तो आया ही नहीं, आ रहा है तो सिर्फ स्विच ऑफ उसका फ़ोन बता रहा है। तभी उसके साहिल के फ़ोन पे एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है और एक रोते हुए, बिलखते हुए आवाज़ आती है। कहा जाता है कि मैं तानिया बोल रही हूँ, मैं इस जगह पे ऐसे हूँ और यहाँ मैं काफ़ी तकलीफ़ में हूँ, मुझे यहाँ से जल्दी से निकालिए, मुझे यहाँ अब नहीं रहना। लेकिन वो किस जगह पे थी, किस कोठे पे थी, कौन से रेड लाइट एरिया में थी, ये बात वो व्यक्ति ही बताता है। जैसे इस बात की सूचना साहिल को मिलती है, साहिल परेशान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिरकार वहाँ से उसको निकालूँ तो निकालूँ कैसे। वो सोचता है कि अगर पुलिस को मैं फ़ोन करता हूँ और पुलिस की वहाँ पर अगर रेड पड़ती है तो हो ना हो वो ये बता देंगे, उसको कहीं छुपा देंगे या हो सकता है उसको कुछ नुकसान पहुँचा देंगे। इसलिए पुलिस को बताना अभी सही नहीं है। इसके बाद साहिल उस कोठे पे पहुंचता है। जैसे साहिल पहुंचता है, वो जो दूसरा ग्राहक होता है, पहला ग्राहक, वो वहां से जा चुका होता है। इसके बाद साहिल उस कोठे पे पहुंचता है ग्राहक बनकर। जैसे ही पहुंचता है उसके सामने वैसी सारी महिलाएं खड़ी कर दी जाती हैं। उन सभी महिलाओं में से उसको भी किसी एक महिला को चुनने की आज़ादी होती है। वो धीरे धीरे सभी महिलाओं को देखता जाता है बारी बारी से, और बारी बारी से रिजेक्ट करता जाता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। जैसे वो सभी महिलाओं को रिजेक्ट कर देता है, जो कोठे की मालकिन होती है सुनीता पुजारी, वो कहती है कि वो जो नई वाली लड़की आई है तानिया, उसको लेकर आओ, वो उसको ये जरूर पसंद कर लेगा। जैसे तानिया आती है, तानिया इसके आंखों में देखती है, ये उसके आंखों में देखता है।
तानिया की नज़रें झुक जाती हैं, आंखों में आंसू भर जाते हैं, टपकने लगते हैं। इसके बाद साहिल उसको उस कोठे के कमरे के अंदर लेकर जाता है, कमरे को अंदर से बंद करता है। दोनों में बातचीत होती है। हालांकि साहिल उसके तमाम उन गलतियों को माफ कर देता है और देखते ही अपने पत्नी को सीने से लगा लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई, किसने तुमको लाया। वो सारी बातें, सारी कहानी बताती है। इसको जानने के बाद साहिल सोचता है कि चलो, इसमें घबराने की बात नहीं, अब हिम्मत की बात है और ये सोचना है कि अब यहाँ से हम लोग निकले तो निकले कैसे। कुछ देर सोचने के बाद साहिल पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करता है और बताता है कि वो इस तरह से उसकी पत्नी यहाँ फंस गई है और वो फला रेड लाइट एरिया के फला कोठे पे है, एक कमरे में बंद है। जैसे पुलिस को इस बात की सूचना मिलती है, पुलिस ईमानदार होती है। इंसानियत का परिचय देते हुए पुलिस बहुत बड़े फोर्स के साथ उस कोठे को चारों तरफ से घेर लेती है और उस कोठे पे रेड मारती है। जब पुलिस कोठे पर रेड मारती है, हर एक कमरे को तलाश कर रही होती है, तो उस कोठे के कमरे में साहिल और उसकी पत्नी भी मौजूद हैं, जिनको पुलिस वहां से निकालती है। इसके बाद उस कोठे पे पत्नी, वो सिर्फ अपने पत्नी को ही नहीं बल्कि उस कोठे पे बेवजह उन दलालों के चक्कर में जो तमाम लड़कियां फंसी होती हैं उनको भी वहां से वो निकालता है। इसके बाद जो कोठे की मालिनी होती है सुनीता पुजारी, उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। 2 और अन्य व्यक्ति होते हैं, उनको भी पुलिस गिरफ्तार करती है। उनके माध्यम से ही, उनके जानकारी के माध्यम से ही उन दोनों दलालों को गिरफ्तार करती है। उन दलाल जो होते हैं उनका सिर्फ रेलवे स्टेशन और बस स्टैंडों पे ही ध्यान रहता है। वह ऐसी महिलाओं को, ऐसी अकेली महिलाओं को, अकेली लड़कियों की तलाश करते रहते हैं, ऐसे उनको फंसाते हैं और लाके ऐसे कोठों पे बेच देते हैं। साहिल यानी कि अपने पत्नी के साथ साथ उन तमाम लड़कियों की भी मदद करता है जो बेवजह उन दलालों की वजह से वहां पे फंस गई होती हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है और आपको बताना है और आपको जताना है कि जाते जाते मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि अगर आप सफ़र करते हैं तो सफ़र के दौरान ज़्यादा किसी से बातचीत न करें, किसी से दोस्ती न करें और किसी का दिया हुआ कोई भी सामान न खाएं। न जाने कौन सा व्यक्ति किस तरह से आपको फंसा दे, जिस तरह से उन दलालों ने तानिया को फंसा दिया था। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नई सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।